अध्याय 35 चेन मांग। इस बार हमें काफी माल मिला है। आखिरकार वे 10 आदमी थे जो पूरी तरह से स्वचालित राइफलों से लैस थे। उन 20 कुछ सोगी भेड़ियों से आसानी से निपटा जा सकता था, इससे पहले कि वे पास भी आ पाते। बात बस इतनी सी है कि बियाओजी ने अपने बगल में खड़े कुछ आदमियों को देखते हुए थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उनके बीच अभी भी तालमेल की कमी थी। उनका निशाना बहुत अव्यवस्थित था और अक्सर कई लोग एक ही भेड़िए पर निशाना साध रहे थे। लेकिन इसका कोई उपाय नहीं था। ट्रेन में लौटने के बाद उन्हें धीरे धीरे अभ्यास करना ही होगा। वह पेशेवर नहीं था और यहाँ कोई भी पेशेवर नहीं था, इसलिए वे वास्तविक युद्ध में धीरे धीरे समस्याओं की पहचान कर सकते थे और तदनुसार सुधार कर सकते थे। इसके बाद उसने अपने सभी कर्मचारियों को ऊपर मंडरा रहे मकड़ी के बच्चों पर निशाना साधने और गोली चलाने का आदेश दिया, जबकि वह खुद एक एक करके हर जोगी भेड़िए की जांच करने लगा। जब उसने जांच पूरी कर ली तो उसने अफसोस भरी कुछ भी नीचे नहीं गिरा था। यह उनका पहला फील्ड मिशन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिक शिकार की उम्मीद थी, जिससे उन्हें रिपोर्ट करते समय अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन पास ही में एक तंबाकू और शराब की दुकान देखकर बियाओजी की आंखें चमक उठी। यही वह दुकान थी जिसके बारे में उसने बताया था कि उसमें एक गुप्त कमरा है। वह तुरंत वहां सामान ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा, क्योंकि यहाँ उसकी अनुपस्थिति किसी को पता नहीं चलने वाली थी। लड़ाई जल्दी ही समाप्त हो गई। हालांकि वे गतिशील लक्ष्य थे, लेकिन उनकी गति सीमा अधिक नहीं थी, जिससे उन पर निशाना लगाना अपेक्षाकृत आसान था और मकड़ी के बच्चों की रक्षा क्षमता बहुत कम थी। बियाओजी दौड़कर वापस आया और उसने बाकी लोगों को पहरा देने को कहा, जबकि वह खुद एक किराना स्टोर से खरीदी हुई बोरी में जमीन पर गिरी हुई चमकती हुई सभी चीजों को भरने लगा। जब उसकी नजर एक जानी पहचानी चीज पर पड़ी तो वह एक पल के लिए रुका, फिर उसने अपने सिर के पीछे खुजली की और मुस्कुरा उठा। वाह, इस बार तो हमारी लॉटरी लग गई। चेन मांग, ओह चेन मांग, ये तो बिल्कुल जानलेवा चाल है। तुम इसे कैसे रोकोगे? खुले मैदान में चुपचाप पड़ा एक टोकन दूध या सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि एक ट्रेन का टोकन था। 30 मिनट बाद ट्रेन के पास खड़ा चेन मांग आखिरकार बियाउजी और उसके समूह को शहर के खंडहरों से तेजी से उसकी ओर दौड़ते हुए देख पाया और उसने आखिरकार राहत की सांस ली। सच कहूं तो इस जगह से उसे जो बेचैनी महसूस हो रही थी वह बंजर भूमि की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। इसका मुख्य कारण चारों ओर ढह चुकी इमारतें थी। ट्रेन के चलने के रास्ते सीमित थे, उस विशाल खुले बंजर भूमि के विपरीत जहां वह जहां चाहे वहां जा सकता था। कुछ ही देर में बियाउजी और बाकी लोग ट्रेन के पास दौड़ पड़े। बियाउजी मुस्कुराया और अपने कंधे पर रखा बोरा जमीन पर उलट दिया। चेन मांग, इस बार तो हमें काफी कुछ मिला है, सब कुछ इसी में है। ओह हाँ, पिछली बार मैंने डिप्टी ट्रेन कंडक्टर से जिस तंबाकू और शराब की दुकान का जिक्र किया था वह पास ही थी, इसलिए मैंने मौका देखकर अंदर जाकर कुछ सिगरेटें चुरा ली। चेन मांग, देखो क्या तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। चेन मांग ने लगातार 3 बार अच्छा कहा। वह मुस्कुराया और पास खड़े किसी व्यक्ति को इशारा किया कि वह सामान को उसके ट्रेन इंजन में रख दे। उसने बियाउजी के बाएं हाथ पर खून से सनी पट्टी देखी और कुछ कहने ही वाला था कि उसे जमीन हिलती हुई महसूस हुई। सहज ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर से प्रकट हुए ज़ॉम्बियों का एक विशाल झुंड तेजी से शहर के खंडहरों की ओर बढ़ रहा था। ट्रेन में चढ़ो। चेन मांग तुरंत ट्रेन के इंजन में कूद गया और बाकी लोग भी बिना देरी किए जल्दी से तीसरे नंबर के रहने वाले डिब्बे में घुस गए। बूम, इंजन की गर्जना के साथ बाहर से गंदगी और खून से लथपथ ये ट्रेन गर्जना करते हुए उसी रास्ते से वापस मुड़ गई जहां से वह आई थी और ज़ोंबी टाइप के पास से गुजर गई। ज़ॉम्बी ने अभी तक घेरा नहीं बनाया था और उन्हें इसका पता समय रहते ही चल गया था। ज़ॉम्बी की गति को देखते हुए उनके लिए उनका पीछा करना पूरी तरह से असंभव था। ट्रेन के अंदर चेन मांग ने सनरूफ से अपना ऊपरी शरीर बाहर निकाला और अपने पीछे काले बादल की तरफ फैल रही ज़ोंबी लहर को देखा। किसी कारणवश उसके दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसे यह रोमांचकारी लगा। किसी धारदार हथियार की नोक को छूते हुए निकलने का यह एहसास सबसे घातक जहर जैसा था। यह सचमुच रोमांचकारी था। बस इंतजार करो, एक बार जब उसकी ट्रेन इतनी शक्तिशाली हो जाएगी तो वह ट्रेन चलाकर वापस आएगा और इस ज़ॉम्बी की लहर का पूरी तरह से सफाया कर देगा, ताकि तुम कमीनों को जो इतने दिनों से उसका पीछा कर रहे हो उससे बदला ले सके। वीरान बंजर भूमि पर स्टेल तेजी से आगे बढ़ा। पीछे दिखाई देने वाले शहर के खंडहर छोटे होते चले गए और ज़ॉम्बियों का वह समूह जो काले बादल की तरह डरावना लग रहा था धीरे धीरे दूर होता चला गया। हाँ हो, उत्साह में आकर चेन मांग ने ज़ोंबी टाइप की ओर देखा, अपने हाथों को अपने मुंह पर रखा और जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ये सब करने के बाद वह थोड़ा असंतुष्ट होकर वापस ट्रेन के भीतर लौट आया। पुनर्जन्म के बाद से वह इतना खुश कभी नहीं हुआ था। इसका लूट या ट्रेन के अपग्रेड से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह केवल उस भावनात्मक आनंद के कारण था। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसे तूफानी बिजली कड़कने वाले दिन में कोई अपनी छोटी सी झोपड़ी में छिप गया हो। मनुष्य स्वभाव से ही खतरे से डरते हैं, लेकिन अगर खतरा आने से पहले ही किसी के पास पर्याप्त रूप से सुरक्षित घर हो तो वह घर एक जी स्पॉट बन जाता है। बाहर जितना अधिक खतरा होता है उतना ही अधिक रोमांचकारी एहसास होता है। चेन मांग ट्रेन के इंजन पर वापस लौटा और गहरी सांस लेने के बाद उसने इस बार बियाउजी के माल से भरी बोरी खोली। उसकी नजरों में सिगरेट के 13 डिब्बे थे। वह उस ब्रांड को पहचान नहीं पाया। संभवतः वे इसी दुनिया के सिगरेट ब्रांड थे। उसने झटपट एक डिब्बा फाड़ा, एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और होठों से लगाया।
उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक गहरा कश लिया और फिर आंखें खोली, हल्के नीले धुएं का एक हल्का सा गुबार छोड़ते हुए मुस्कुराया। गाड़ी में मंडराते धुएं को देखकर उसे शांति का अनुभव हुआ। धूम्रपान करना अच्छी आदत नहीं है, लेकिन सर्वनाश जैसी अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति में मानसिक सहारे के लिए कुछ बुरी आदतें होना जरूरी है। आखिरकार उसके पास सिगरेट की कमी नहीं थी। वह बस नियंत्रण कंसोल पर बैठा रहा और संतुष्ट भाव से सिगरेट खत्म करता रहा। तभी उसने खिड़की खोली, लगभग बुझ चुकी लाल सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया और खिड़की के बाहर तेजी से दूर होते बंजर इलाके को देखा। अचानक वह हंसने लगा, यह महसूस करते हुए कि ये दुनिया उतनी बुरी भी नहीं है। इस दुनिया में जब तक आपके पास पर्याप्त शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन यह अधिक रोचक होगा। एक और चेन मांग ने एक और सिगरेट जलाई और उसे अपने होठों से लगाया। तभी जाकर उसका मुंह धीरे धीरे शांत हुआ और होठों पर मुस्कान लिए वह इस बार अपने माल का जायजा लेने के लिए तैयार हुआ। यह उल्लेख करना उचित है कि जब उसने लेवल 3 नरभक्षी मकड़ी को मारा था, तब छोड़े गए रथों के साथ साथ शहर के बाहरी इलाके में खंडहरों में पड़े कुछ छोड़े गए रथों को भी उसने अपने अर्थकोर फनेस द्वारा भस्म कर दिया था, जिससे उसे कुल 500 यूनिट लौहयस्क प्राप्त हुआ। अब उसके पास कुल 813 यूनिट लौहयस्क था। बुरा नहीं है। एक सामान्य गाड़ी को खाने से लगभग 50 यूनिट लौहयस्क प्राप्त हो सकता था, जो आधी कीमत पर पुनर्चक्रण के बराबर था। इस दृष्टिकोण से देखें तो बंजर भूमि पर ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य विकास ही था। लूटपाट का लागत प्रदर्शन अनुपात बहुत कम था। किसी की भी ट्रेन में बहुत अधिक लौहयस्क का भंडारण नहीं होता था। जैसे ही उनके पास थोड़ा सा लौहयस्क आता, वे उसे तुरंत इस्तेमाल कर लेते, जिससे उसे बचाना असंभव हो जाता। इसके अलावा आम लोगों के पास लाल श्रेणी का वाहन सहायक उपकरण अर्थकोर फनेस भी नहीं था और युद्ध शुरू करने से जानमाल के नुकसान और ट्रेनों को क्षति पहुंचने का खतरा था। युद्ध शुरू करने का लागत लाभ अनुपात तो और भी कम था। खुद विकास के लिए खान खोजना और खनन करना अब भी सबसे किफायती और लागत लाभदायक तरीका था। जब तक कि आपकी ताकत प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कुचल न दे, तब तक युद्ध शुरू करने का लागत लाभदायक अनुपात बहुत अधिक होगा, क्योंकि भले ही आप लौहयस्क न लूट सके, आप गुलामों को लूट सकते हैं। हालांकि उन परित्यक्त कारों को निगलने के बाद लौहयस्क में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसने पाया कि यह चीज किसी भी चीज को मना नहीं करती और सब कुछ खा जाती है। इसका पूरी तरह से कचरागाह के रूप में उपयोग किया जा सकता है और भविष्य में इसका उपयोग सड़क अवरोधों को हटाने के लिए किया जा सकता है, जो इसका एक नया उपयोग था। सिगरेट के 13 डिब्बों के अलावा बोरी में मिर्च की चटनी की एक बोतल भी थी। उसे नहीं पता था कि यह कहाँ से लाई गई थी। वाह! चेन मार्ग ने संतुष्टि से मिर्च की चटनी की बोतल एक तरफ रख दी। अब वह रात के खाने में स्वाद बदल सकता था। हालांकि उसे सबसे ज्यादा चिंता उन मकड़ियों के बच्चों द्वारा गिराई गई चीजों की थी, क्योंकि यही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। जल्द ही उसने आपूर्ति का जायजा लेना समाप्त कर लिया। कुल मिलाकर 1, 300 यूनिट लेवल 1 सामग्री उत्कृष्ट मकड़ी का रेशम। 2, 200 यूनिट लेवल 1 अयस्क चिक्सन रॉक। 2, एक विशेष वस्तु ट्रेन टोकन। 3, हरे रंग का वाहन सहायक उपकरण। ब्लूप्रिंट स्पाइडर फुट। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चेन मार्ग ने अपने सामने रखी वस्तुओं के ढेर को देखा और थोड़ा अचंभित रह गया। फिर उसने अयस्क के ढेरों में से ट्रेन टोकन उठाया, उसे अपने हाथ में तौला और खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और धुएं का एक लंबा कश छोड़ दिया। वो आदमी, शायद अभी वो हंस नहीं रहा होगा, है ना?